Jai Hind everyone. Welcome to the channel, the second line of defense NCC. Since I wasn't able to upload videos for months because of some technical error, but today I am going to start the 10th chapter of our NCC handbook, that is National Integration. And it is also very important for your B and C certificate examination. In this particular video, we are going to cover the definition of national integration, the hindrances and way forward toward national unity, the contribution of NCC cadet towards national integration, and at the end about National Integration Council. So, let's begin with our very first topic, that is national integration, importance and necessity. तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय एकता, that is national integration, होता क्या है. So it is basically a feeling of togetherness and unity among the people of a country. It means an atmosphere in which all citizens, irrespective of their caste, creed, religion and region, live together peacefully. राष्ट्रीय एकता का मतलब है जब सारे सिटीजन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनकी जितनी भी उनमें अनेकताएं हैं, चाहे वो रिलीजन हो गया, रीजन हो गया, आपके कास्ट हो गया, क्रीड हो गया, लैंग्वेज हो गई, डिफरेंट डिविजन्स हो गए, इन सब की वजह से, इन सब डाइवर्सिटीज़ के बाद भी वो एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, एक हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन. तो इट इज़ बेसिकली द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस. सारी डाइवर्सिटीज़ के बाद भी वो एज अ सिटीज़न, एज अ इंडियन यूनाइट है, इसको हम लोग कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हिंडरेंसेस इन नेशनल यूनिटी. तो हिंडरेंसेस का मतलब होता है बाधाएं, कि कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन से ऐसे हर्डल्स हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन के बीच में आ जाती हैं. तो वो कौन कौन सा है. द फर्स्ट इज़ लैंग्वेज. आपको पता है इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो इसमें इतनी सारी डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं. अगर आप नॉर्थ में जाओ तो कश्मीर में डोगरी हो गई, उत्तराखंड में आपकी गढ़वाली कुमाऊनी हो गई, देन हरियाणवी, पंजाबी. उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, उनकी अलग लैंग्वेजेस हैं. साउथ में जाओगे, वहाँ पे अलग लैंग्वेजेस हैं. ईस्ट में जाओगे, वहाँ पे अलग है, वेस्ट में अलग है. तो इन सब डाइवर्सिटीज़ के बाद भी इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और ये इंडिया को यूनाइट करती हैं. बट अगर यही लैंग्वेज कोई अपनी लैंग्वेज किसी और पे थोपे या फिर अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा सुपीरियर माने, तो इसमें क्या हो जाता है, एक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है टुवर्ड्स नेशनल यूनिटी. सेकंड है कास्टिज़म. कास्टिज़म वी ऑल नो, पहले बहुत ज़्यादा था, अपर कास्ट, लोअर कास्ट. आज हम लोग 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं आज भी इंडिया में किसी न किसी कोने में कास्टिज़म अभी भी प्रिवेल्ड है. तो कास्टिज़म भी एक बाधा क्रिएट करता है किसके लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए. नेक्स्ट इज़ इलिटरेसी. हम सभी को पता है, अगर आपको समय के साथ आगे बढ़ना है, अगर आपको जो जितनी भी हमारे पास्ट में टैबोस थी, जितनी भी मान्यताएं थी, रूढ़िवादी सोच थी, अगर उनसे आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले लिटरेट होना होगा, एडुकेट होना होगा. मगर अगर एक कंट्री का सिटीज़न लिटरेट नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे. तो दिस इज़ द बिगेस्ट हिंड्रेंस टुवर्ड्स नेशनल इंटीग्रेशन, दैट इज़ इलिटरेसी. नेक्स्ट इज़ कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म में आपके रिलीजन आ जाते हैं. तो ये सारी जो रिलीजन्स हैं, अगर सब अपने रिलीजन को सुपीरियर मानने लग जाएं और अपने रिलीजन को ही बढ़ावा दें, तो ये कम्युनलिज्म क्रिएट करता है और ये एक हिंड्रेंस का काम करता है, सिटीजन्स को सेपरेट कर देता है, जो कि हम आज भी देख सकते हैं. उसके बाद है आपका रीजनलिज्म. रीजनलिज्म मतलब भारत जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. तो अगर इसमें भी अगर कोई अपने रिलीजन को सुपीरियर, अपने रीजन को सुपीरियर माने कि मेरी जगह बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, मेरी जगह पे डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ये भी एक हिंड्रेंस का काम करता है टुवर्ड्स नेशनल यूनिटी. एंड द लास्ट इज़ एक्सट्रीमिज़म. एक्सट्रीमिज़म आपके कोई भी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट हो गए, जिसमें यूथ का पार्टिसिपेशन भी आजकल बहुत देखा जा रहा है. तो इसमें क्या होता है, आप जहाँ पे भी प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रोटेस्ट करना बुरी बात नहीं है. प्रोटेस्ट अगर हक के लिए कर रहे हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया है. मगर अगर उस प्रोटेस्ट में किसी और का नुकसान हो रहा है, आप जिस जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हो वहाँ पे जो लोग रहते हैं
उनकी प्रॉपर्टी को हार्म हो रहा है, उनके फ्रीडम को हार्म हो रहा है, उनकी सेफ्टी को हार्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर ये एक हिंड्रेंस का काम करता है टुवर्ड्स नेशनल इंटीग्रिटी. नाउ मूविंग ऑन टू द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नेशनल इंटीग्रेशन. आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपकी कंट्रीज़ में दिखती हैं जो आपके राष्ट्र को और उसके जो अलग अलग डाइवर्सिटीज़ वाले लोग हैं उनको एक करती हैं? तो सबसे पहले सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है आपका डिफेंस फोर्सेस एंड सेंट्रल पुलिस या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आपको पता है डिफेंस फोर्सेस या फिर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे बिना किसी भेदभाव के कैंडिडेट को लिया जाता है और वहाँ पे आपको हर रिलीजन का, हर रीजन का, हर कास्ट का, क्रीड का, हर एक रिलीजन का आपको कैंडिडेट मिलेगा. तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफेंस हो गया, आपकी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, जहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और वो मिल बांट के एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिलकर अपनी कंट्री को डिफेंड करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. नेक्स्ट इज़ योर नेशनल लेवल गेम्स. आपके जो नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं उसमें भी सेम होता है, हर जगह से प्लेयर्स आते हैं, साथ में खेलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, टीम में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं. तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है टुवर्ड्स नेशनल यूनिटी. नेक्स्ट इज़ नेशनल कैडेट कॉर्प, जिससे हम सभी बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो नेशनल कैडेट कॉर्प आप लोगों ने अगर कैंप्स अटेंड करे हों एनसीसी के या फिर जब सिलेक्शन देने गए हों, वहाँ पे भी अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं. जब कैंप अटेंड करते हैं वहाँ पे भी अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, आपको उनका कल्चर सीखने को मिलता है, आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हो, सीखते हो. सो दिस इज़ व्हाट द नेशनल इंटीग्रेशन इज़ एंड दीज आर द 3 मेन एग्जाम्पल्स. नाउ मूविंग ऑन टू relevance of NCC in unifying India. तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि एनसीसी कैसे कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स नेशनल यूनिटी. एनसीसी creates awareness among the youth about the diverse heritage of our country and fosters national integration. NCC cadet gain experience to live together and work in harmony with cadets of other state whom they haven't known before. एनसीसी के कैंप्स और एनसीसी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जिससे आप दूसरे स्टेट के कैडेट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उनके कल्चर को आपको जानने का मौका मिलता है और इससे आप में एक यूनिटी की भावना जो है वो बिल्ड होती है. अगर हम बात करें कि एनसीसी क्या क्या सिखाता है तो सबसे पहले है एथिक्स एंड सोशल वैल्यूज़. ठीक है, एनसीसी में कैडेट को ऐसे डिसिप्लिन तरीके से रहना सिखाया जाता है, ऐसे उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि अपने आप उसमें सोशल वैल्यूज़ इनकलकेट हो जाती हैं और उसके बाद वो अपनी कंट्री को सेल्फलेसली सर्व करने के लिए तैयार होते हैं. ठीक है, सो दीज ऑल आर दी वैल्यूज़. चाहे वो आपकी लीडरशिप हो गई, चाहे वो आपकी ओबीडियंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, पंक्चुअलिटी हो गई, ये सारी वैल्यूज़ एनसीसी कैडेट में इनकलकेट की जाती है. नेक्स्ट इज़ योर कल्चर एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़. कल्चर एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ कैसे आएंगी? आपके बहुत सारे एनसीसी कैंप हो गए, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हो गया, इसी को हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत भी बोलते हैं. उसके बाद आपका जो और कैंप्स हो गए, रिपब्लिक डे कैंप हो गया, उसमें भी सारे हर स्टेट के बच्चे आते हैं, वहाँ पे भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपको भी वहाँ से सीखने को मिलता है. So these types of camp provide the cadet with an opportunity to appreciate each other's uniqueness and कल्टिवेट फ्रेंडशिप. इस टाइप के कैंप आपको मौका देते हैं एक दूसरे के कल्चर को, रीजन को, स्टेट को जानने का और इससे आप में यूनिटी को फॉर्म करते हैं और एक दूसरे के कल्चर को अप्रिशिएट करते हो आप लोग. नेक्स्ट इज़ योर डिसिप्लिन एंड पेट्रियाटिज्म. तो आपको पता है एनसीसी का मोटो ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन. इट मीन्स आपके अंदर डिसिप्लिन तो होगा ही होगा, मगर साथ साथ आपके अंदर देशभक्ति की भावना भी एनसीसी इनकलकेट करता है. ठीक है, जागृत करता है, ताकि आप अपनी कंट्री को इन फ्यूचर एज अ लीडर सेल्फलेसली सर्व कर सको. अब चाहे वो डिफेंस के फील्ड में हो, चाहे वो सिविल में हो, मगर आप एज अ लीडर एमर्ज हो सको इन फ्यूचर. नेक्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. नेशनल इंटीग्रेशन इज नेसेसरी. नेशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्या है भारत में? ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे. इट इज़ नेसेसरी पर्टिकुलरली इन द कंट्री लाइक इंडिया वेयर पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन, रेसेस एंड कल्चर आर रिक्वायर्ड टू बी वीव टुगेदर.
ठीक है, तो इंडिया आपको पता है एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, कल्चर के लोग, हर तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के, रीजन के। तो ऐसी डाइवर्स कंट्री में लोगों को यूनाइट करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। The unity in diversity of which we are proud of can only be maintained if we have the understanding and respect of each other, religion, customs and tradition. जिस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पे हम इतना गर्व करते हैं कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वो तभी मेंटेन हो पाएगी जब हम एक दूसरे के कल्चर की, एक दूसरे के कस्टम्स की, उनके ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। If we have to survive as a nation and safeguard our sovereignty and national integrity, we have to remain united. अगर हमें एक राष्ट्र की तरह मिलजुल कर रहना है, अपने देश की सुरक्षा को निश्चित करना है, तो हमें यूनाइट होकर रहना पड़ेगा। Therefore, national integration is a basic necessity for survival of any nation through following means. तो अभी हम लोग बात करेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग यूनाइट रह सकते हैं और क्यों वो एक नेशन के लिए ज़रूरी होता है कि उसके सिटीज़न मिलजुल के रहें। फर्स्ट इज़ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी। अगर आपको अपने देश में शांति बनाए रखनी है, लोगों के बीच में एकता बनाए रखनी है, तो नेशनल इंटीग्रेशन ज़रूरी है। क्योंकि अगर डाइवर्सिटीज़ होंगी तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे तो कहीं ना कहीं इंटरनल वॉर लाइक सिचुएशन आ जाएंगी। ठीक है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड हार्मनी। Next is your growth and development of the nation. National integration is a process that must be equally understood by all citizens of a nation, which will subsequently let the nation achieve the growth and development. अगर आपके सिटीज़न यूनाइट हैं, अगर वो मिलजुल के किसी एक पर्टिकुलर गोल की ओर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस नेशन का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज लॉ एंड ऑर्डर। प्रोविजन ऑफ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी इंश्योर्ड only through proper awareness of the prevailing law. It will lead to proper maintenance of law and order situation. किसी भी कंट्री के सिटीजन्स को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए तभी मिल सकती है जब वहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो लॉ एंड ऑर्डर का। नेक्स्ट इज कल्चर एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन परमिट प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल रिलीजन without hurting the beliefs of other. National integration is essential for developing mutual respect of each other religion. इतनी सारे डाइवर्स रिलीजन के बाद भी अगर एक कंट्री यूनाइट है तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने रिलीजन के भी रिस्पेक्ट करो और साथ साथ दूसरे के रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करो। मतलब किसी भी रिलीजन को इन्फीरियर नहीं समझना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ यूनिटी को मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। Every citizen must be dealt with equal dignity, mutual respect, and dignity will develop only if we believe in it and practice it. ठीक है, हर एक इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको लिविंग विद डिग्निटी का राइट है। तो ये तभी हो सकता है जब आप यूनाइट हो, आप दूसरों को भी सपोर्ट करो, तभी जाके आप खुद पीसफुली रह सकते हो। नेक्स्ट इज वेलफेयर एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द मासेस कैन बी अचीव्ड through proper understanding between the people, and it can be achieved through the process of oneness. आपको वेलफेयर या फिर वेलबींग तभी मिल सकता है जब आप वननेस में रहो, यूनाइट होके रहो। कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। हम बात करते हैं कि कैसे एक युवा अपनी तरफ से अपने देश की प्रगति के लिए योगदान दे सकता है। सो पहला पॉइंट है हाउ यूथ कैन कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली टू नेशन बिल्डिंग। अपनी तरफ से इंडिविजुअली कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, सबसे पहले तो आप अच्छा इंसान बन के अपने अंदर वैल्यूज़ और एटिकेट्स इनकलकेट करके, इम्बाइव करके आप अपने नेशन की ओर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेकेंड इज हेल्प द फ्रेंड्स एंड कलीग्स ऑफ अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन से हैं सोसाइटी की, उनकी हेल्प करके यू कैन कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट इज इम्प्रूव पर्सनल टैलेंट, इनोवेट एंड एनहेंस योर यूजफुलनेस फॉर सोसाइटी एंड नेशन। आप खुद के ऊपर, खुद की पर्सनालिटी के ऊपर पहले काम कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप में वीकनेसेस है, आपकी शॉर्ट कमिंग्स है, उन पे काम कर सकते हो और खुद को एज अ यूजफुल रिसोर्स नेशन के लिए और सोसाइटी के लिए बना सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्करेज करप्शन इन एवरी फॉर्म।
ठीक है, जहाँ पे भी करप्शन आपको होते हुए दिख रहा है आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट, योगा एंड इम्प्रूव पर्सनल हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। आप तभी अपने देश के लिए कुछ कर पाओगे जब आप खुद स्वस्थ रहोगे। और स्वस्थ कैसे रहोगे? बाय टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स, योगा या फिर कोई भी पर्सनल हेल्थ एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज लर्न हेल्दी पॉलिटिक्स ड्यूरिंग कॉलेज डेज। कॉलेज में आपको बहुत सारे इलेक्शन देखने के और फाइट करने के मौके मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके जब आप हेल्दी पॉलिटिक्स सीखोगे, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो एक कंट्री को शेप करती है। ठीक है, पॉलिटिक्स हो गई, आपकी पॉलिसीज़ हो गई, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो एक कंट्री को शेप करती हैं। तो अगर आप हेल्दी पॉलिटिक्स सीखोगे विदाउट करप्शन, तो तभी आप आगे जाकर अपने कंट्री को लीड कर सकते हो और उसको एक अच्छे शेप में ला सकते हो, उसके डेवलपमेंट की ओर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। नेक्स्ट इज थिंग्स टू से नो टू कंट्रीब्यूट फॉर नेशन बिल्डिंग। किन किन चीज़ों को युवाओं को ना कहना चाहिए, मतलब किन किन चीज़ों को उनको अपनी लाइफ में इनकलकेट नहीं करना चाहिए फॉर नेशन बिल्डिंग। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? ड्रग्स हो गया, डाउरी हो गई आपकी, ठीक है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो गई, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज section of our society, then use of child labor, then unfair means during examination, बिल्कुल ईमानदारी से अपने सारे एग्ज़ाम देने चाहिए with honesty, and next is accepting and offering bribe in all forms। ठीक है, जितने भी आपकी करप्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको आपको रिफ्यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज थिंग्स टू से येस टू कंट्रीब्यूट फॉर नेशन बिल्डिंग। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए टुवर्ड्स योर नेशन बिल्डिंग एंड टुवर्ड्स योर नेशनल इंटीग्रेशन? तो पहला है अवॉइड रैश ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट है यूथ में है वो है व्हीकल, और स्पेशली आपकी टू व्हीलर्स। तो जो रैश ड्राइविंग है उसको अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप टू व्हीलर चला रहे हो आपको हेलमेट पहनना चाहिए और लाइसेंस अपने पास रखना चाहिए, और गाड़ी हमेशा एवरेज स्पीड में चलानी चाहिए। नेक्स्ट इज फॉलो रोड एटिकेट्स एंड रोड सेफ्टी नॉर्म्स। जितने भी आपके रोड सेफ्टी नॉर्म्स हैं या फिर रूल्स हैं वो आपको बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट इज डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनाइज ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूरिंग एक्सीडेंट। अगर आपको कोई भी एक्सीडेंट दिखता है तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना और लोगों को कंट्रोल करना और कौन कौन से एक्शन लेने हैं टू हेल्प द विक्टिम वो आना चाहिए। ठीक है, जितनी भी आपकी सोशल एक्टिविटीज़ होती है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो गया, रोड सेफ्टी हो गई, इन सब में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। हेल्प एंड लुक आफ्टर एजिंग पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स। अभी आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो? जो भी आपके एजिंग पेरेंट्स हैं, नेबर्स हैं, या जो भी आपके आसपास लोग हैं उनकी मदद कर सकते हो जब भी उनको आपकी ज़रूरत हो। नेक्स्ट इज हेल्प योर कलीग्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये हमने पहले भी बात करी थी। और द लास्ट इज एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन you can help others and you can also do social activities as a responsible citizen। आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा हो, लाइक कोई कूड़ा जो है वो ऐसे ही बिना डस्टबिन के साइड में डाल रहा हो, या फिर डस्टबिन यूज़ नहीं कर रहा हो, या फिर कोई भी अदर एंटी सोशल एक्टिविटीज़ आपके सामने होती हैं, तो आपको आवाज़ उठाना आना चाहिए। इस तरह से आप अपनी नेशन बिल्डिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। नेक्स्ट इज हिंड्रेंसेस रिमूवल मेथड। तो जितनी भी आपकी नेशन बिल्डिंग्स में या फिर नेशनल इंटीग्रेशन में जितनी भी बाधाएं हैं आप उनको किस तरह से रिमूव कर सकते हो? तो पहला है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। द एजुकेशन सिस्टम शुड बी इम्प्रूव्ड एंड द स्टूडेंट शुड बी टॉट द लेसन ऑफ सेकुलरिज्म, टॉलरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है उसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए, और उसमें स्टूडेंट्स को जो कि आपको सिखाया भी जाता है थ्रू डिफरेंट चैप्टर्स, थ्रू डिफरेंट बुक्स, कि एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसे करें, सेकुलरिज्म क्या होता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें सिखाई जानी चाहिए। नेक्स्ट इज इलिटरेसी शुड बी इरेडिकेटेड। इलिटरेसी सबसे बड़ा हिंड्रेंस है ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इलिटरेसी को हमारे समाज से ही हटा देना चाहिए, और इसके लिए आपको पता है गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, लाइक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल क्लास प्राइमरी एजुकेशन, then promoting
सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप हो गई और बहुत सारी योजनाएं हो गई. तो ये सारे स्टेप्स हैं टू इरेडिकेट इलिटरेसी इन आवर सोसाइटी. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल लैंग्वेज, नेशनल फ्लैग एंड सॉन्ग. ठीक है, एवरी सिटीजन शुड बी टॉट टू रिस्पेक्ट द नेशनल लैंग्वेज, द नेशनल फ्लैग, द नेशनल सॉन्ग एंड पार्टिसिपेट इन नेशनल फेस्टिवल. आपके अंदर एक पेट्रियाटिज्म की भावना या फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना होनी चाहिए टुवर्ड्स योर नेशनल लैंग्वेज, नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग. नेक्स्ट इज टू डेवलप आइडियल सिटीजनशिप. नेक्स्ट इज टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी, टू अरेंज नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो कि एनसीसी के द्वारा भी कंडक्ट कराए जाते हैं और बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी कंडक्ट कराए जाते हैं, जहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटीज़ के लोग एक साथ आकर एक दूसरे को कॉर्पोरेट करते हैं, एक दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं और उसके बारे में और सीखते हैं. नेक्स्ट इज एम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कैंप. अगर हम बात करें नेशनल इंटीग्रेशन कैंप की, इसमें हम लोग एनसीसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप की बात कर रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है. सबसे पहला है क्रिएट अवेयरनेस अमंग द यूथ ऑफ डाइवर्स कल्चर हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री. यूथ को इंडिया की डाइवर्स कल्चर हेरिटेज के बारे में बताना कि कितने कल्चर्स हैं, क्या क्या उनकी हिस्ट्री रही हैं, कौन कौन से लोग थे, क्या थे, इन सब के बारे में उनको अवेयर करना. नेक्स्ट इज टू फॉस्टर नेशनल इंटीग्रेशन. Despite of the culture, religious, geographical and environmental barrier इंडिया में, उनमें नेशनल इंटीग्रिटी की भावना को इनकलकेट करना, इम्बाइब करना. नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग विद कॉर्पोरेशन एंड हार्मनी. टू गेन एक्सपीरियंस टू लिव कॉर्पोरेट एंड वर्क इन हार्मनी विद कैडेट्स ऑफ अदर स्टेट हु दे हैव नॉट नोन बिफोर. ऐसे कैडेट्स के साथ कॉर्पोरेट करना, उनके साथ अच्छे से रहना, उनको रिस्पेक्ट करना जिनको वो पहले जानते भी नहीं थे, ये उद्देश्य होता है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का. एंड द लास्ट इज पर्सनल ग्रोथ. ठीक है, तो आप किसी भी कैंप में जाते हो, कोई भी चीज़ करते हो, तो ऑब्वियसली उसमें आपकी पर्सनालिटी एनहेंस होती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, आप बहुत सारे ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो अपने अंदर इनकलकेट कर लेते हो. सो दीज वर एम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो कि एनसीसी में होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट सिटीज़न, कि हम सिटीज़न किसको बोलते हैं, कब हम लोग मानते हैं कि हाँ ये इस कंट्री का सिटीज़न है. सो अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी हु ओज एलिजेंस टू द स्टेट एंड हु एंजॉयज प्रोटेक्शन एंड द राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री इज कॉल्ड एज अ सिटीज़न. कोई भी मेंबर किसी कम्युनिटी का जब कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उसको प्रोटेक्शन दी जाती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए सारे राइट्स को एंजॉय करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिटीज़न. आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं. वो राइट्स एक फॉरेनर के लिए भी अप्लाई होते हैं और वो एक सिटीज़न के लिए भी अप्लाई होते हैं, मगर ऐसे बहुत कम राइट्स हैं जो एक फॉरेनर को दिए जाते हैं, क्योंकि एक सिटीज़न है जो कंट्री के मोस्ट ऑफ द राइट्स को इंजॉय करता है, डेट इज़ गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम लोग बात करें कि कोई भी पर्सन सिटीज़नशिप कैसे एक्वायर कर सकता है, सो इट इज़ बेसिकली बाय बर्थ. अगर आपने किसी भी कंट्री में या फिर इंडिया में जन्म लिया है तो आप उसके सिटीज़न होंगे, डेट इज़ यू विल बी द इंडियन सिटीज़न. सेकेंड इज़ बाय डिसेंट. डिसेंट का मतलब है अगर आपने इंडिया में जन्म लिया है और आप अभी किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, तब भी आप एक्वायर कर सकते हो इंडियन सिटीज़नशिप. या फिर अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया से बिलोंग करते थे, तब भी आप इंडियन सिटीज़नशिप को एक्वायर कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ इमाइग्रेशन. इमाइग्रेशन जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तो अगर उस टाइम पे कोई भी इमिग्रेंट पाकिस्तान से भारत आ गया था, तो तब भी वो इंडिया की सिटीज़नशिप एक्वायर कर सकता है. नेक्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन. सो रजिस्ट्रेशन की कंडीशन है बाय रजिस्ट्रेशन एंड लिविंग इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 5 years. अगर आप भारत में पिछले 5 सालों से रह रहे हो या फिर उससे ज़्यादा सालों से रह रहे हो, यू कैन ईजिली एक्वायर द सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज़ नेचुरलाइजेशन. Naturalization means a person who applies for citizenship by fulfilling certain conditions like residence, appointment in services of the state, purchase of land or marriage with the Indian citizen if the government of India gives a certificate to that effect.
नेचुरलाइजेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रह रहे हो कुछ टाइम से, अगर आप किसी स्टेट सर्विस में काम करते हो, अगर आपने मैरिज करी है किसी इंडियन सिटीजन से, तब भी आप नेचुरलाइजेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बेसिकली हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा स्थापित की गई थी इन सितंबर-अक्टूबर 1961। इसको क्यों बनाया गया था, इसका गठन क्यों हुआ था? टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म एंड रीजनलिज्म इन आवर कंट्री। जितनी भी डाइवर्सिटीज़ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और एड्रेस करने के लिए इस कमेटी का, इस काउंसिल का गठन हुआ था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन टुक प्लेस इन जून 1962। 1962 में इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई। उसके बाद फिर से इसको रिकन्स्टिट्यूट कर दिया गया और इसकी जो दोबारा मीटिंग हुई थी, इट वाज इन अगस्त 2005। जो ये काउंसिल था वो 103 मेंबर्स का था, जिसमें हमारे 12 चीफ मिनिस्टर थे, 12 हमारे यूनियन मिनिस्टर थे और बाकी हमारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स थे। नेक्स्ट इज़ to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India and respect to religious, linguistic, regional और sectional diversity। आपको बंधुत्व की भावना को स्प्रेड करना है लोगों में, हारमनी के साथ सबके साथ रहना है, कॉमरेडशिप को स्प्रेड करना है और इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दी डाइवर्सिटीज़ आपको एक साथ रहना है इन यूनिटी। और जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो रिलीजियस के बेसिस पे हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ हो, रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ हो, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके दूसरों के कल्चर के प्रति, दूसरों की लैंग्वेज के प्रति। नेक्स्ट इज़ टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ जितनी भी एक्टिविटीज़, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ समाज में हो रही है, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। नेक्स्ट इज़ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर। जो भी हमारी कल्चरल हेरिटेज है, विरासत है, उसको वैल्यू करना है और उसको कंजर्व करने की कोशिश करनी है, उसको बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट इज़ टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू रिजेक्ट वायलेंस। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ आपको दी गई है पब्लिकली, उनकी रिस्पेक्ट करनी है और जो भी उसको हार्म पहुंचा रहा है, वायलेंस हो रहा है पब्लिकली, तो उसको प्रिवेंट करना है, उसको रोकने की कोशिश करनी है। द लास्ट इज़ टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट। आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है, उसको एनहेंस करना है और हर एक लाइफ के स्पेयर में, चाहे इंडिविजुअली हो चाहे ग्रुप एक्टिविटी में हो, ऐसा कोई काम करना है कि आप अपने नेशन बिल्डिंग की ओर कंट्रीब्यूट कर सकें और हमारा नेशन लगातार हायर लेवल पे पहुंच सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट important topics from national integration topic. I hope it is clear to you. So this was all about the video. If you like the video, please hit the like button and subscribe button and also the bell icon for future notification. Jai Hind.